नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं 5 सुलगते सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल हमारा आज ये है कि क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी के खिलाफ विदेशों में साजिश की जा रही है। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या देश में चल रहे कुछ एनजीओज की विदेशी साजिशकर्ताओं से साठगांठ है। तीसरा बड़ा सवाल है कि क्या चैरिटी के नाम पर चलाया जा रहा है भारत में विकास विरोधी एजेंडा। चौथा सवाल है कि क्या विदेशी फंडिंग से कॉरपोरेट घरानों के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। और पांचवा बड़ा सवाल है कि क्या पर्यावरण के नाम पर भारत की ग्रोथ स्टोरी को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आयकर विभाग के छापे में देश के कुछ बड़े एनजीओ की भूमिका को लेकर गंभीर खुलासे सामने आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इन छापों से जुड़े आयकर विभाग के दस्तावेजों की गहन छानबीन कर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इससे पता चलता है कि कई एनजीओ चैरिटी के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। 5 बड़े एनजीओज पर देश में विकास विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया गया है। 5 में से 4 एनजीओ की 75% फंडिंग विदेशी स्रोतों से हुई है। फंड का इस्तेमाल कॉरपोरेट घरानों के प्रोजेक्ट के खिलाफ किया जा रहा है। पांचों एनजीओ वित्तीय रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एनजीओ अपने अपने मिशन भी एक दूसरे से साझा करते आए हैं। जो तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन्हें रोकने की साझा कोशिश की जा रही है। प्रोजेक्ट्स रोकने के लिए प्रदर्शनों को हवा दी जा रही है और वित्तीय सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो चैरिटी के नाम पर जो विकास विरोधी एजेंडा चल रहा है, इसका आयकर विभाग की कार्रवाई में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ऑक्सफैम इंडिया के निशाने पर खासतौर से अदानी समूह है। ऑक्सफैम इंडिया ने ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया के मिशन को सपोर्ट किया। अदानी ग्रुप को माइनिंग से रोकने के लिए कैंपेन चलाया। अदानी पोर्ट्स की डीलिस्टिंग में ऑक्सफैम इंडिया का सीधा हित जुड़ा हुआ था। एनवायरोनिक्स ने जेएसडब्ल्यू के खिलाफ साजिश रची। ओडिशा में जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील प्लांट के खिलाफ मुहिम चलाई गई। जेएसडब्ल्यू प्लांट का विरोध करने के लिए स्थानीय लोगों का इस्तेमाल किया गया। विरोध में शामिल होने के लिए स्थानीय लोगों को पैसे भी दिए गए। झारखंड में अदानी के गोड्डा प्लांट के खिलाफ भी साजिश करने का आरोप लगाया गया है। एनवायरोनिक्स ने अपने फंड का बेजा इस्तेमाल किया, ये भी आरोप लगाया गया है। और इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही प्रश्न पूछेंगे, क्या इस साजिश का मकसद आपको लगता है कि जो भारत के आर्थिक हित हैं इन्हें चोट पहुंचाना है? एकदम ये साजिश है। भारत बढ़ रहा है, बाकी देश रुके हुए हैं, तो इसलिए भारत को भी रोकना है। और इसलिए आप एक समझ लीजिए, स्टील प्लांट का या किसी भी कोयले के खदान का या बाकी प्रोजेक्ट्स का विरोध करेंगे। क्या विदेशों में ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं है? लेकिन वहां ये एनजीओ काम नहीं करते। एनजीओ वहां से पैसा लेते हैं और भारत की तरक्की रोकते हैं। मैं आपको एक और खुलासा करूंगा। मैं पर्यावरण मंत्री था तो मैंने ऐसे एनजीओ देखे कि जिनके एनुअल रिपोर्ट्स में ये लिखा जाता है कि ये एक विकास का प्रोजेक्ट था, हमने कोर्ट केस करके और आंदोलन करके ये रोका। और कोर्ट केस में जब हमने देखा कि बड़े बड़े वकील जिनकी फीस 50 यानी 4-5 करोड़ रुपए खर्च करके करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कि उनको उनके पक्ष में निर्णय हो, तो इतना बड़ा पैसा कहाँ से आता है, क्यों आता है? ऐसा तो कोई देगा नहीं। अच्छा, इसमें कोई गरीब को मदद नहीं कर रहा है। कोई गरीब के नाम पे देश की तरक्की रोकने का काम है। गरीबी मिटाने का जो काम मोदी जी कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए ये सारी ताकतें काम करती हैं। जी, जॉर्ज सोरोस हैं, उन्होंने पिछले साल खुलकर यह कहा था कि भारत में डेमोक्रेटिक रिवाइवल होना चाहिए, यानी वो एक तरह से सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन चाह रहे थे, जो जाहिर सी बात है कि नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि इन एनजीओज का ये भी मकसद था और ये कुछ बाहर जो बैठे हुए लोग उनके इशारों पर खेलते हैं? इसमें आज जो रिपोर्ट आया है उसमें से बहुत सारी संस्थाएं मेरे पास आती थी, लेकिन मुझे पहले दिन से मालूम था कि इनका असली एजेंडा क्या है। इसलिए किसी भी भेष में आए तो मैं समझता था। और इसमें जो लोगों के नाम लिखे हैं उसमें से भी बहुत मुझे मिलते थे, तो मैं कर्टसी के नाते मिलता था। लेकिन मुझे पक्का मालूम था कि ये सब लोग आरटीआई का उपयोग करके जानकारी लेंगे, बाकी सब लेके जानकारी लेंगे। और कुछ नहीं है, पॉक्सो की
1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। इंटरनेशनल स्टील मेकर है, लेकिन यहाँ लगाने थे समय, और राहुल गांधी भी उनके हाथ में खेल गया, और उन्होंने आदिवासियों का नुकसान हो रहा है। अरे आदिवासी तो फायदे में है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। सरदार सरोवर के मेधा पाटकर का बहुत आंदोलन चला। उसमें जो विस्थापित हुए उनका पुनर्वास ढंग से होना चाहिए, ये तो हमारी पहले से भूमिका है। जी। मांग भी थी, पहले विरोध में थे तब, और अभी तो भूमिका भी है। और गुजरात सरकार ने अच्छा किया। आज जाके देखो, वो बहुत खुश है। जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये किसने कहा कि उनको हमेशा ऐसे बहुत दुखद अनुभव में रहना चाहिए? नहीं। तो ये लोगों के नाम पर और पर्यावरण के नाम पर ये सारा विरोधी देश को रोकने का काम करते हैं। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जी, आप पर्यावरण मंत्री रहे हैं प्रकाश जी। पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है, बचाया जाना चाहिए, सब मानते हैं इस बात को, लेकिन क्या इसको बचाने के नाम पर भारत की ग्रोथ स्टोरी को बिगाड़ने की भी कोशिश लगातार हो रही है? और जो आपने बिल्कुल। मैं स्थानीय आप लोगों की बात कही, आदिवासियों की बात की, क्या उन्हें आगे कर दिया जाता है? बिल्कुल आगे किया जाता है। दूसरा एक उदाहरण सिंपल बताता हूँ। दिल्ली का मेट्रो है। अब हर मेट्रो स्टेशन के लिए 15, 20, 25 पेड़ गिराने पड़े, लेकिन आज एक के पेड़ के जगह 10-10 पेड़ लगाए, और बहुत अच्छे हुए। उसका केवल स्थान बदला। लेकिन दिल्ली में जितना ग्रीनरी है, मेरे विदेश के मित्र आते हैं, वो सब बोलते हैं कि दिल्ली क्या बेहतरीन बना है। क्यों बना है? क्योंकि वहाँ ये लगाए हैं हमने, पेड़ बहुत लगाए। ये समतोल विकास जो है, शाश्वत विकास जिसे बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो यही है। तो ये है। लेकिन जो मुझे एक, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक संस्था पर ये पढ़ा तो वो मुझे लोग मिलने आए कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये पढ़ा, जब रेड पड़ी तो मैंने कहा ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप तो यही कर रहे हैं ना काम। और एफसीआरए के बंधन आने से क्या हुआ, सब पैसा एक जगह आता है और वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एजेंसीज को भी एक जगह पता चलता है कि कहाँ से कहाँ पैसा जा रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो ये ढूंढा है। और अभी भी मैंने रिपोर्ट में पाया, जिसकी मुझे ज्यादा चिंता है, कि उसमें है कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जो डमी है या कोई काम नहीं अभी कर रहे थे, उनका नाम एफसीआरए लाइसेंस है, तो उनका नाम लेके वो ये फंड्स ला रहे हैं और पैसे वैसे ही बांटते हैं। इसका भी इनकम टैक्स जांच कर सकती है, क्योंकि इन्हीं संस्था जो कोर्ट में जाकर केसेस करते हैं, इतना पैसा कहाँ से आता है? जी। और ये जो पैसा आता है, उसका भंडाफोड़ तुरंत होगा। और उसका उद्देश्य क्या है? मेरा सीधा सवाल है कि भाई, ऑस्ट्रेलिया में भी तो समझो खदानें हैं ना। ऑस्ट्रेलिया में भी कोयला जलाते ही है। मैंने तो यूनो में ऐसा कहा था कि अगर कोयला ये विलन है, तो कोयले का एक्सपोर्ट बैन करो पहले। तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और बाकी देश तैयार नहीं था। जो एक्सपोर्ट करता है वो एक्सपोर्ट छोड़ने को तैयार नहीं, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई उपयोग करेगा ना। तो ये उनका तरीका है। और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि ये अच्छी जांच और हो रही है, और इनको सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये देश की तरक्की रोकना, इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता। जी, शुक्रिया प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से थैंक यू। समझाने के लिए इस पूरे मुद्दे को। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अश्विनी दुबे जी भी जुड़ रहे हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही अमन चुग पर्यावरणविद हैं, संजय सिंह कंसल्टिंग एडिटर एनडीटीवी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। संजय जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आपने प्रकाश जी को भी सुना, सारे तथ्य जो हैं इस पूरे मामले के वो हमने दर्शकों के सामने रखे हैं। आपको क्या लगता है, ये बहुत बड़ी साजिश है जिसमें कई सारे किरदार हैं, और इसमें भी कुछ साफ तौर पर लग रहा है कि जांच जब होगी तो और भी नए नए नाम इसमें सामने आएंगे? देखिए, आपने जो 5 सवाल उठाए हैं, पांचों सवाल बिल्कुल सही हैं, और वो पांचों सवाल का अगर मैं उत्तर कहूं तो सब में हाँ 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 है। क्योंकि ये जो नेक्सस है ना, आप इसको उस तरह से देखिए कि इंडिया की जो एक ग्रोथ स्टोरी जो वैसे शुरू हुई 2014 के पहले, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम बना मोदी सरकार के आने के साथ, एक एस्पिरेशनल इंडिया का, एक जो लोगों का विश्वास था, जो इंडस्ट्रियल और बिजनेस हाउसेस को लगा कि दुनिया के बाकी देश अगर मल्टीनेशनल हो सकते हैं, वो क्यों नहीं हो सकते।
तो उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ी चारों तरफ से वो एक पैमाना है, जिसमें आपने जॉर्ज सोरेस का जिक्र किया, उसके साथ जितने वो हैं उनको लगता है कि इंडिया जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वो वहीं पे रहे, बाकी जो चीज़ों का मतलब वो चलता रहे, इसलिए ये विरोध है। दूसरी चीज़ जो जावड़ेकर जी ने एक रेफरेंस नर्मदा आंदोलन का किया और उसके साथ जो बेनिफिट्स हुई, तमाम लोग जो उस समय में किसी बहकावे में आते हैं, देखिए ये एनजीओ इंगित करता है कि वो ऑपरेट कैसे करते हैं। पहला ये कि किसी तरह से तरह तरह की रिपोर्ट पब्लिश करो, वो रिपोर्ट 10 जगह पब्लिश हो, उसके साथ एक किसी तरह का डिबेट, पब्लिक डिबेट चालू हो जिसमें उनके पक्ष के लोग ज़्यादा पक्ष रखें, तो एक पब्लिक ओपिनियन आप तैयार करें सरकार या उन संस्थाओं के खिलाफ। दूसरा है कि वहाँ के लोग को भड़काओ, एजिटेशन करो। तीसरा ये है कि लिटिगेशन में जाओ, जिस लिटिगेशन प्रोसेस का वो जिक्र कर रहे थे, ये संस्थाएं वो करके, और पर्टिकुलरली ऐसे ग्रुप को टारगेट करना, क्योंकि वो देश के लिए मतलब देश का वित्तीय या आर्थिक विकास हो रहा, उनको टारगेट करना जो ज़्यादा बड़ा अपना रुख ले रहे हैं और विकास में ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। अश्विनी जी हमारे साथ है। अश्विनी जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि प्रकाश जी से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये सारे मामले जब जाते हैं कोर्ट्स में तो बड़ी बड़ी फीस दी जाती है, तो ये कहाँ से चलता है? पूरा उन्होंने एक तरह से इशारा किया है कि ये विदेशों से पैसा आता है और इन एनजीओ के माध्यम से बांटा जाता है। देखिए, सेलेक्टिवली टारगेट तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज की, अखिलेश जी आप देखिए, जिसमें एक जांच कमेटी भी बैठी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज के साथ साथ बहुत सारे अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स, उन्होंने भी रिपोर्ट दी। जो एलिगेशंस लगे, उन एलिगेशंस का कोई बेसिस नहीं था। अब सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो एक पन्ने का एलिगेशन होगा उसको लेकर के देश में ये जो एजेंडाधारी हैं वो सेलेक्टिव एजेंडा चला देंगे, लेकिन उसके बाद जो उसकी रिप्लाई होगी उस रिप्लाई को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा, वो माहिर हैं इस बात में, न्यूज को सेंसेशनलाइज करने में, ऐसी हेडलाइन देने में कि पढ़ने के बाद समझ में आए कि बायस्ड हो जाएं लोग, ऐसी हेडलाइन देने में कि वो जो कॉरपोरेट एंटिटी है उसके खिलाफ जो है माहौल पैदा हो। तो इकोनॉमिक डिसबैलेंस ही तो है देश की ग्रोथ को रोकना। और आज जो आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, जिस इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये कोई इंडिविजुअल किसी संस्था ने या व्यक्ति ने नहीं तैयार किया। देश की एक जो एजेंसी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसने थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद वित्तीय गड़बड़ियों के अलावा ये जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने देश में विकास विरोधी एजेंडा चलाया। चैरिटी के नाम पर, एफसीआरए के नाम पर तमाम जो फंडिंग देश के बाहर से आ रही है, वो देखा हमने बांग्लादेश में देखा, सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए किस तरीके से किस कंट्री ने किया और मोहम्मद यूनुस का किससे कनेक्शन समझ में आया। वो क्यों? क्योंकि भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है, ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि आप सामरिक रूप से भी देखें और ये भी देखें विदेश नीति में भी, उससे ये एजेंडा ड्रिवन एक्सरसाइज करने वाले जो लोग हैं, जो देश में अपनी दादागिरी चलाते हैं, उनको खतरा हो रहा है जी। और इसीलिए वो यहाँ के ऐसे लोग हैं जो देश की व्यवस्था, देश के खिलाफ बार बार काम करते हैं, उनको करते हैं और ये सबके नजर में है, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि एजेंडा ड्रिवन एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। अब मैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार के पास वो तंत्र है, सरकार के पास वो व्यवस्था है, सरकार के पास लोग, फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, छोड़ दिया जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। अमन जी, आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा में। जो बांध होते हैं या हमारे पावर प्लांट्स होते हैं या इस तरह की माइंस होती हैं, जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम हमेशा देखते हैं कि विरोध इसके लिए होने लगता है। पर्यावरणविद होने के नाते आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ये मानते हैं कि पर्यावरण भी सुरक्षा हमें करनी है लेकिन विकास भी हमें आवश्यक है, तो वो एक देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। लेकिन जब इस तरह की विदेशी ताकतें इसमें बाधा पहुंचाने लगती है तो फिर क्या रास्ता? और वो भी लगता है कि जब साफ तौर पर उनका इरादा कुछ और है, एक तरह से साजिश करके कि किसी तरह से देश की तरक्की रुके। बिल्कुल जी सर, नमस्कार है, जय हिंद है। देखिए, बड़ा क्लियर कट समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डीप स्टेट माफिया है, ये कई सालों से एक तरह से इकोनॉमी को भी गवर्न करता है एंड साथ में सेंट्रल बैंक के थ्रू फाइनेंशियल सिस्टम को भी गवर्न करता है। इन्होंने ऑफ लेट पिछले 50 सालों में इन्होंने देखा कि जैसे जैसे जो एशियन कंट्रीज हैं, जैसे जापान है या लेटर से चाइना है, ऐसे कई कंट्रीज जो फ्लरिश कर रहे हैं, तो वहां पे इन्होंने चाइना के टक्कर में जापान को खड़ा किया। रिसेंट टाइम्स में 10 साल में इन्होंने क्या किया, एक तरह से एनवायरनमेंट का मुद्दा उठा दिया।
इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में तो 150 साल 200 साल वेस्टर्न वर्ल्ड ने बड़ा अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तब तो एनवायरनमेंट के नाम पे कुछ नहीं आया। मगर जैसे ही हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई, जैसे यहाँ पे माइनिंग शुरू हुई, जैसे उस मिनरल्स को यूज करने की कोशिश शुरू हुई, वहां पे एनवायरनमेंट आ गया। इससे साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है कि कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनको पता था कि हमारे पास कई तरह के मिनरल्स पड़े हुए हैं, मगर पहले सैटेलाइट की पावर नहीं होती थी, जैसे हमारे देश के पास सैटेलाइट की पावर नहीं थी, और ऐसे कई कंट्रीज के पास पावर नहीं होती थी, तो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, या वेस्टर्न वर्ल्ड की सैटेलाइट्स आइडेंटिफाई करती थी और वहां पे अपने मुताबिक पूरी गवर्नमेंट को चेंज कर देते थे ताकि वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए। यानी ये भी एक तरह से डीप स्टेट माफिया था। एंड उसी माफिया के तहत आज जहां इतने मिनरल्स हिंदुस्तान को मिल रहे हैं, लिथियम से लेके, यूरेनियम से लेके, कोल से लेके, तो यहाँ पे अब एक और एजेंडा चलाया जा रहा है कि सीओपी, पेरिस एग्रीमेंट करेंगे जी, वगैरह वगैरह। तो आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं कि ये सब क्यों है, ताकि हिंदुस्तान के जो ग्लोबल एमएनसीज बनने वाली जो कंपनीज हैं, उनके थ्रू जो एक तरह से ग्रोथ हो सकती है हिंदुस्तान की, वो कहीं ना कहीं रोकी जाए। क्योंकि हर देश चाहता है कि मेरे देश की ग्रोथ हमारे कंट्री के खुद के एमएनसीज द्वारा बनाई जाए। जैसे यहाँ पे अदानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, उनकी ग्रोथ स्टोरी रोकेंगे तो हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी रोकी जाएगी। तो वो एक कोशिश है, जी। जिसको पर्यावरण के नाम पे दे दो, चाहे डीप स्टेट के नाम पे दे दो, जैसे मर्जी। जी संजय जी, ये जो बात प्रकाश जी भी कह रहे थे कि कुछ इसमें राजनीतिक ताकतें भी सक्रिय होती हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस का हमने बयान का भी जिक्र किया कि उद्देश्य ये था कि भारत में पॉलिटिकल जो है डेमोक्रेसी रिवाइवल के नाम पर वो सत्ता परिवर्तन एक्चुअली करना चाहते थे। तो जब वो साठगांठ साफ तौर पर दिखती है कि राजनीतिक मंसूबा भी है, उसमें कुछ जो भारतीय डोमेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज उनको भी इसमें शामिल करना और एनजीओ की ताकत को भी अपने साथ जोड़ना, तो ये एक बहुत बड़ा इसमें लगता है कॉन्स्पिरेसी दिखती है। देखिए, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। बहुत सारे समय में आप देखेंगे कि जो बात कोई एनजीओ कहती है, जो ब्लैक लिस्टेड है, और बहुत सारे जिसमें प्रकाश जी कह रहे थे, वो रिपोर्ट में कहा गया पपेट एनजीओ कि आपकी लाइसेंस कैंसिल हो जाती है, उसके बाद भी आप वो काम करते हैं। छत्तीसगढ़ का जैसे एग्जांपल दिया गया। जो कॉकस की आप बात कर रहे हैं, तो वो कई बार आप देखेंगे कि जैसे उन्होंने कोई रिपोर्ट रिलीज की, देश में तो छोड़िए, अमेरिका में किसी समय में रात में या सुबह में रिलीज की उन्होंने अपने प्राइम टाइम में, उसके 15 मिनट 10 मिनट के बाद तुरंत यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। मैंने इतनी त्वरित गति से वो मामला चलता है। ऑक्सफैम का जैसे मैं जिक्र करूँ, जो आप नेक्सस की बात कर रहे हैं, ऑक्सफैम इंडिया अपने ऑब्जेक्टिव्स में लिखती है कि उनका काम ये है भारत में कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को जो दूर करना है और मुस्लिम, आदिवासी और पिछड़े तबकों में काम करना है, पर्टिकुलरली महिलाएं। अब ऑक्सफैम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में अगर कोयले खदान का काम मिलता है अंबानी ग्रुप को या किसी और को, तो वो उसके कैंपेन में ये कैसे लग जाती है? मतलब क्लियरली आप कुछ कह रहे हैं कुछ, और आपके डिज़ाइन मोटिवेटेड एजेंडाज कुछ और हैं। जो मुझे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये जो इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन है और बेस्ड ऑन दो सर्चेज है जो 2022 में कंडक्ट हुए, उसमें हार्ड ड्राइव से, बाकी चीज़ तो लेके चले गए थे, हार्ड ड्राइव से जो चीज़ें रिकवर हुई, उसके साथ जो बाकी वो टैक्सेशन का प्रोब हुआ, तो उनसे ये सारी चीज़ें निकल करके आई हैं। मुझे लगता है कि उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए जो आपने पहले सवाल उठाया कि ग्रोथ स्टोरी को स्पाइक करने की बात। बिल्कुल, तो भारत की ग्रोथ स्टोरी को रोकने के लिए तमाम तरह की अड़चनें पैदा की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमन जी, अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए। अडानी ग्रुप और गूगल ने कंपनियों के सामूहिक स्थिरता के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आज आपसी सहयोग का ऐलान किया है। इससे भारत के ग्रिड में अधिक क्लीन एनर्जी का विस्तार होगा। इस साझेदारी के जरिए अडानी ग्रुप गुजरात के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट में स्थित एक सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट से क्लीन एनर्जी की सप्लाई करेगा। इस नए प्रोजेक्ट के 2025 के तीसरे क्वार्टर में कमर्शियली शुरू होने की उम्मीद है।